जी, तो कुछ ऐसे मनाया जा रहा है आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन। लालू यादव के बेटे और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपने पिता को बधाई देने रिम्स पहुंचे। उधर उनके दूसरे बेटे ने पूजा अर्चना की, लेकिन लालू को लेकर राजनीति गर्म है। पटना में पोस्टर वॉर में सियासत ने पूरी ताकत झोंक दी है। चौराहे पर पोस्टर लगाकर लालू के 72वें जन्मदिन पर 73 संपत्तियों का आरोप लगाकर उनसे जवाब मांगा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें हैं। लालू यादव का जन्मदिन है, रांची पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, बेटे दूसरे तेज प्रताप यादव आज पूजा पाठ कर रहे हैं पिता के जन्मदिन पर। और आज ही लालू यादव के 72वें जन्मदिन के मौके पर उनके खिलाफ 73 संपत्तियों का आरोप लगाते हुए पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं और आरजेडी से और लालू यादव से जवाब मांगा गया है। और गरीब सम्मान दिवस के तौर पे मना रही है। डंडा नीचे करें, जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो लांछित है, लालू जी ने जो उनकी लड़ाई जो लड़ी, आज सब लोग जो है उनको याद कर रहे हैं। आज हम लोगों को लालू जी से प्रेरणा मिलती है कि अपने विचारधारा को लेकर के उन गरीबों की हम लोग जो है लड़ाई लड़े, उनको अधिकार दिलाएं। यादव तो अपने पिताजी के जन्मदिन पर जेल गए हैं मिलने के लिए, तो सबसे बड़ी बात तो यह है, राजनीतिक में शुचिता की बात होती है। लालू प्रसाद यादव क्यों जेल में हैं? 15 वर्ष उन्होंने इस प्रदेश में शासन किया और उनके परिवार के लोगों ने इस प्रदेश में शासन किया। अब ये कहना कि हम जेल गए हैं और उनका लंबा सा एक चिट्ठी आया है, गरीब का न्याय करेंगे, शोषित का पर्याय, हमने दलितों की आवाज़ उठाई, तो आपने किया क्या 15 वर्ष तक? शोषित दलितों के लिए किया क्या? सिर्फ बोलने के अलावा? और अभी भी सिर्फ ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, और आज सुने हैं कि गरीबों को खाना खिला रहे हैं। आरजेडी जो है उनके उतने जन्मदिन पर इतने गरीबों को खाना खिला रहा है। अरे उतने गरीबों को खाना खिला रहे हैं तो इसका भी तो जवाब दीजिए। ये लालू प्रसाद जी के जन्मदिन पर जो एक घिनौना राजनीति का संस्कार आज देखने के लिए जेडीयू से मिला, ये शायद ही कभी किसी ने देखा होगा राजनीति में। लालू प्रसाद जी तो 12 करोड़ लोगों के, देशवासियों के दिलों में राज करते हैं और 12 करोड़ जनता की दुआएं और आशीर्वाद लालू प्रसाद जी के साथ है। लालू प्रसाद जी का पोस्टर जनता के दिलों में है। ये चोरी छुपे जितना पोस्टर लगा ले, एक कहावत है, चोर मचाए शोर और हाथी चले बाजार, बाकी भौंके हजार। 22% कि घर में बिजली जाता था, आज 100% लोगों के घर में बिजली जा रहा। क्या था स्थिति सड़क का, क्या था स्वास्थ्य की स्थिति? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का बर्बाद था। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा। अब बिहार की जनता विकास का स्वाद चख चुका, विनाश क्यों नहीं जाएगा। तो चुनाव में वक्त है, लेकिन बिहार में पोस्टर वॉर चालू हो चुकी है। लालू यादव की सालगिरह पर आज ये पोस्टर लगाकर उनकी संपत्तियों पर सवाल किए गए। आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का आज 73वां जन्मदिन है और इस मौके पर उनके कार्यकर्ताओं ने पटना को पोस्टरों से पाट दिया है। आप देखिए इनकम टैक्स चौराहे पर किस तरीके से लालू के पोस्टर यहाँ बड़े बड़े लगे हुए हैं, लेकिन चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ही एक पोस्टर ठीक लालू के इस पोस्टर के बगल में जेडीयू की तरफ से लगाया है, मजा किरकिरा करने के लिए। यहाँ आप देखिए किस तरीके से ये पोस्टर जो लगाया गया है, यहाँ पर लालू के 73वें जन्मदिन के मौके पर उनके 73 संपत्ति की श्रृंखला के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आरोप लगाया गया है कि भ्रष्टाचार के जरिए लालू ने ये अकूट संपत्ति जो है वो अर्जित की है। उसका एक के बाद एक जिक्र यहाँ पे किया गया है। पटना हो, दानापुर हो, गोपालगंज हो, बिहार के कई सारे इलाके में कहाँ कहाँ लालू के परिवार के नाम पर संपत्ति है, ज़मीन है, सबका यहाँ जिक्र किया गया है। और ऊपर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है लालू परिवार का संपत्ति नामा, 73वें जन्मदिन पर 73 संपत्ति श्रृंखला। और तस्वीरें नीचे लालू परिवार की पूरी, लालू, राबड़ी, मीसा भारती और तेजस्वी तेज प्रताप, और साफ साफ यहाँ पर संपत्ति, विरासत और धाक से जो है मैसेज दिया गया है, तंज कसा गया है लालू परिवार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं बार बार।
3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के पहले राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि उनके और निर्दलीय विधायकों को लालच दिया जा रहा है। कुछ कांग्रेस विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश का आरोप अशोक गहलोत ने लगाया। राजस्थान की राजनीति अब इस होटल के इर्द गिर्द सिमट गई है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अपने विधायकों को इसी होटल में ठहरा रखा है। गहलोत को पूरी फिक्र है कि बीजेपी उनके विधायकों में सेंध लगा सकती है, इसलिए ये किलाबंदी जरूरी है। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, समझ गए और खूब उनको लोग देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होता। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को मतदान होना है। संख्या बल बता रहा है कि कांग्रेस अपने कोटे से 2 तो बीजेपी 1 उम्मीदवार की जीत पक्की कर सकती है। लेकिन बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारकर नया दांव चल दिया और कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी। गहलोत ने आनन फानन में कांग्रेस विधायकों को इस होटल में लॉक कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के तरफ से उनको समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए कुछ विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए। कांग्रेस को लग रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के हश्र को देखते हुए गहलोत कोई जोखिम नहीं मोल ले रहे। कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप महेश जोशी ने डीजीपी को खत लिखकर कहा है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी हमारे विधायकों और समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों को भारी प्रलोभन देकर राज्य की लोकतांत्रिक तौर से चुनी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे चिन्हित तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस बात से साबित हो गया कि सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। भले ही वो बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन उनका खुद का घर सुरक्षित नहीं है, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए इस तरीके की नौबत आज कांग्रेस पार्टी के भीतर आई है। कांग्रेस अलर्ट मोड में दिख रही है, लेकिन इस सतर्कता को कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आज राजेश पायलट की जयंती है। सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायकों को दौसा बुला रखा था, लेकिन गहलोत विधायकों को होटल लेकर आ गए। तो क्या ये पायलट बनाम गहलोत की जंग की अगली कड़ी है? शरद कुमार, जयपुर, आज तक। सवाल यह कि क्या वाकई बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने या खरीदने की कोशिश हो रही है, या ये कांग्रेस के अपने अंदरूनी झगड़े का कोई नतीजा है? आज तक संवाददाता शरद कुमार ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट से बात की। सर, राजस्थान में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, पूरे देश में लोग सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश के रास्ते पर जा रहा है राजस्थान। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल हमारे पास है। हमारे जो सहयोगी दल हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा हमारे पास समर्थन है। मुझे लगता है कि कई बार माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत ये है धरातल पर हम सब लोग निष्ठावान लोग हैं और एआईसीसी में सोनिया गांधी जी ने जो उम्मीदवार बनाए हैं राज्यसभा के, वो दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं वो पर्याप्त बहुमत से ज़्यादा मत लेकर यहाँ से सांसद बनकर जाएंगे। पायलट साहब, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आपकी सरकार है, आपके एक मुख्य सचेतक जाते हैं पुलिस महानिदेशक के बाद, कहते हैं कि अति विशेष सूत्रों से पता चला है कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं। आपकी सरकार, आपकी पुलिस, किससे आप क्या? ऐसा है, कई राज्यों में ऐसी कोशिशें पहले भी की गई हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ सुगबुगाहट किसी को महसूस हुई हो, लेकिन जहां तक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे विधायक चुनकर आए हैं, उन सब ने कल भी मीटिंग ली हम लोगों ने, और सब लोग पूरे मन से एकजुट हैं। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अगर तो बहुत कांटे का मुकाबला हो तो दो पर हमारा जो बहुमत है वो 30-35 विधायक हमारे ज्यादा हैं, तो यहाँ कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पे हमारे उम्मीदवार को किस बात का खतरा हो। ये सब कुछ सही है, लेकिन जो कुछ मंत्री नाराज, जैसे विश्वेंद्र सिंह है, रमेश मीणा है, कल नहीं आया है, वो कहते भी रहे हैं कि इस तरह से अब जो सरकार की बात होनी। कुछ नहीं है। जितने भी हमारे विधायक हैं वो सब क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, और एक भी व्यक्ति हमारा कांग्रेस का या हमारा समर्थक इधर उधर होने वाला नहीं। कहा कुछ भी जाए, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस इस समय अपने विधायकों को बचाने में जुटी है। उन्हें जयपुर के एक होटल में रखा गया है।
बदले सियासी हालात पर उनका क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। राजस्थान का कांग्रेस में मजबूती है और अभी कल ही तो गए थे, कल मीटिंग हुई थी। सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि किसी विधायक को ऑफर मिला हो, तो आखिर किसको मिला है ऑफर, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए वो कहने वाले ही जाने, हमें तो किसी ने ऑफर दिया नहीं। सचिन पायलट को लेकर भी तरह तरह की अफवाहें मीडिया में फैलाई जा रही है। देखो ऐसा ही होता है, राजनीति में चीजें जायज है, चलती रहनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और हम तो इतने कट्टर कांग्रेसी हैं कि हमें तो कोई ऑफर देने वाला आवे नहीं। आपका क्या मत है? हम कांग्रेस के साथ है, सरकार के साथ है। शुरू से ही हम तो कांग्रेस के साथ है। निर्दलीय जीत करके आए थे तो सबसे पहले यहाँ गहलोत साहब के मकान पे आके हमने तो यही कहा था कि हम पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ है और आपके साथ। लेकिन खंडेला जी जरूरत क्यों पड़ी है अचानक इस तरह से बुलाया गया है? रिसोर्ट में चुनाव है ना, तो चुनाव से पहले तो मीटिंग वगैरह होती ही रहती है, कोई नई बात थोड़ी। मेरे हिसाब से तो पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हम % बहुमत से आएंगे और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये अमित शाह ने, इन्होंने बीजेपी वालों ने जिस तरीके से इस प्रदेश की, देश की राजनीति को बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने मंडी लगा दी। और ये राजस्थान की सेहत के लिए, देश की सेहत के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों ने किया है प्रदेश में, सतीश पूनिया एंड पार्टी ने, और इन्होंने वहाँ दिल्ली में जो किया है वो, लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे हम 100%। और हमारा यही एक विचार और सोच है कि हम अशोक गहलोत जी जो कोरोना संकट में उन्होंने और मैंने दोनों मिलकर के काम किया, उनके साथ रहने का विचार। पैसे के ऑफर आए? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। आप तो वसुंधरा राजे के करीबी हैं। मैं करीबी बहुत सारे नेताओं को हूं, लेकिन अपनी अपनी व्यवस्था और समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं। पीएम मोदी ने आज इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के 95वें अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदलने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि नई संकल्प शक्ति के साथ देश को संकट से बाहर निकालना है। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है, लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत। समय भी हमें परखता है, समय भी हमारी कसौटी करता है, परीक्षा लेता है। कई बार अनेक कठिनाइयां, अनेक कसौटियां एक साथ आ जाती है, लेकिन हमने ये भी अनुभव किया है कि इस तरह की कसौटी में हमारा कर्तृत्व, हमारा कृतित्व उज्जवल भविष्य की गारंटी भी लेकर के आता है। ये समय इंडियन इकोनॉमी को कमांड एंड कंट्रोल से निकालकर प्लग एंड प्ले की तरफ ले जाना है। ये समय कंजर्वेटिव अप्रोच का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर बोल्ड डिसीजंस का है, बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है। ये समय भारत में एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार करने का है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिन बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है, उनको तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। एमएसएमईज की डेफिनेशन सालों से लटकी हुई बात, उसका दायरा बढ़ाना हो या एमएसएमई के सपोर्ट के लिए हजारों करोड़ के स्पेशल फंड्स की व्यवस्था हो, ये सब
आज सच्चाई बन रहे हैं। आईबीसी से जुड़ा फैसला हो, छोटी छोटी गलतियों को डीक्रिमिनलाइज करने का फैसला हो, इन्वेस्टमेंट की फास्ट ट्रैकिंग के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स का गठन हो, ऐसे अनेक कार्य पहले ही हो चुके हैं। अब तमाम सेक्टर्स, खासकर कोल और माइनिंग के सेक्टर को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं, उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए उद्योग जगत आगे आए। किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, उससे किसान और रूरल इकोनॉमी का कायाकल्प होना तय है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए आज तक। Introducing Hetic telescopic draw runners for smooth and effortless draw movement. Heavy duty load carrying capacity of 45 kilos. Tested for 50,000 opening and closing cycles with a 10 years functional warranty. Hetic draw runners, made in India, made for the world. हर खबर के कई चेहरे, कुछ सफेद कुछ स्याह, कुछ हल्के कुछ गहरे। हर खबर की तह तक आपको ले जाता है दस्तक। स्वागत है आपका दस्तक में, रात 10 बजे हर रोज सिर्फ आज तक पर। कोरोना के मामले में कल मुंबई ने वुहान को पीछे छोड़ा और आज नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया। 24 घंटे में 97 लोगों को कोरोना से जान गंवानी पड़ी। यह भारत के किसी भी शहर में एक दिन में कोरोना से मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या। हालात यह कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चेतावनी देनी पड़ी कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। नाईलाजाने कदाचित आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। मुंबई जो हर वक्त दौड़ती भागती रही है, मुंबई जहां जिंदगी हर वक्त गुलजार रही है, जो कभी सोती नहीं। आज यहां सब कुछ बदल गया है। कोरोना की मार ने आर्थिक राजधानी को बदल दिया। महानगर थम गया, जिंदगी सहम गई। बस कोरोना ही केंद्र है, इसी के साथ जंग है, इसे ही हराना मकसद है। लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं, रोज डरा रहे हैं। आज तो कोरोना ने मौत का रिकॉर्ड ही बना डाला। मुंबई में एक ही दिन में 97 लोगों की कोरोना ने जान ले ली। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 149 तक जा पहुंचा। एक दिन में मौत की सबसे बड़ी संख्या है। मौत ही नहीं, एक दिन में आए मामले भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर कहां तक, कब तक। 24 घंटे में मुंबई में रिकॉर्ड 1567 नए मरीज सामने आए और तो और पूरे सूबे में एक दिन में 3254 संक्रमित हो गए। मरीजों के ट्रीटमेंट में लगे डॉक्टरों का कहना है कि लोग अपनी तबीयत पर नजर नहीं रख रहे हैं, जो लक्षण है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और यही वजह है कि जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं तो बहुत देर हो जाती है और उनको लाख बचाने की कोशिश करने के बावजूद वो नहीं बचा पा रहे हैं।
मुंबई खुलती जा रही है, बाजार सज गए, दुकानें खुल गईं, अब तो बेस्ट की बसें भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना के साथ मुंबई की रेस हो रही है। ये रेस चिंता बढ़ा रही है, सरकार की सांसें फुला रही हैं। हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने ही नागरिकों को चेता रहे हैं, कायदे कानून का पालन करो वरना फिर से लॉकडाउन। सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते तर नाईलाजाने कदाचित आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। कोरोना की जंग मिलकर ही जीती जा सकती है, लेकिन इसमें सरकार और प्रशासन की भूमिका बड़ी है। धारावी में सरकार और प्रशासन की कोशिश से ही कोरोना के मामले नीचे आए। करीब 15 लाख की आबादी वाले धारावी में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की तिकड़ी कमाल कर गई। यहाँ कभी कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेडिंग की बात हो रही थी और आज यहाँ इक्के दुक्के ही मामले आ रहे हैं। 10 दिन पहले कोरोना से मौत की खबर आई। कोई भी मृत्यु होता है तो गलत है और संवेदना तो रहेंगे ही ना, तो उनको भी मैं यही कहेंगी कि ये हादसा हुआ है तो उनके ऊपर आघात तो हुआ है, लेकिन इसका पूरी तहकीकात होना चाहिए। इतना ओल्ड एज का आदमी जो हम मराठी में आजोबा है ना, दादाजी, वो चल के कैसे गए, इतना पूरा इसमें किसी ने नहीं कैसे देखा। ये सब उसकी तहकीकात होगी या कोई लेके गया क्या उनको, सब होगा और पुलिस का रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम काम करेंगे। कोरोना की लड़ाई हो और अस्पताल ही लापरवाह हो तो कैसे चलेगा। महाराष्ट्र में 2 दिनों में 2 ऐसे मामले आए जो न सिर्फ हैरान करने वाले हैं बल्कि शर्मनाक भी हैं। जलगांव में 80 साल की कोरोना से पीड़ित महिला ही गायब हो गई। 8 दिन बाद बाथरूम में उनकी लाश मिली। ऐसा ही मामला मुंबई के शताब्दी अस्पताल में सामने आया। 80 साल के कोरोना के मरीज गायब हो गए। 2 दिन बाद उनकी लाश बोरीवली रेलवे स्टेशन से मिली। तो ऐसी होगी कोरोना की जंग। जनता से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील तो ठीक है, नियम कायदे की बात भी जायज है, लेकिन सरकार, प्रशासन और अस्पताल ही ट्रैक छोड़ दे तो कोरोना की रफ्तार पर लगाम कैसे लगेगी। वो भी तब जब मुंबई अनलॉक हो रही है और कोरोना के आंकड़े ऊपर जा रहे हैं। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। और सिर्फ मुंबई नहीं, देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी बेहाल है। 24 घंटे में कोरोना ने 48 लोगों की जान ले ली, जो एक दिन में राजधानी में कोरोना से मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या। यह हाल तब है जब 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के मामले 5 लाख से ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई वुहान से आगे निकल गई और अब दिल्ली भी इस रेस में कूद पड़ी है। कोरोना के मामले रोज बढ़ रहे हैं। कोरोना से मौत के आंकड़े रोज ऊपर जा रहे हैं। आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया। दिल्ली में 24 घंटे में 48 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ये एक दिन में इस वायरस से राजधानी में मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। अब दिल्ली में कोरोना से कुल मौत की संख्या 984 तक जा पहुंची। राजधानी में मौत का आंकड़ा ही नहीं बढ़ा, बल्कि कुल मामलों में भी बड़ा उछाल हुआ। एक दिन में कोरोना के 1501 केस बढ़ गए, जो दूसरी सबसे बड़ी बढ़त है। अब दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 32,810 हो गए। कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं, सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। हालात चिंताजनक है। इसे लेकर कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने कोरोना से लड़ाई में हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। 2 दिन पहले ही एलजी ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के इलाज की बात कही गई थी। दिल्ली सरकार अब भी अस्पताल के बेड और मरीजों का हिसाब लगा रही है। हमारा बिल्कुल क्लियर टारगेट है कि 30 जून तक लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 15,000 बेड की आवश्यकता होगी, जिसको हम 15,000 बेड को 20 तारीख से पहले तैयार कर लेंगे। अभी हमारे पास लगभग 11,000 के तैयार हो चुके। आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले 1918 में पूरी दुनिया के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। वो 18 से लेकर 1920 तक चला था। वो त्रासदी दोबारा से आई है और उसी फैमिली का वायरस है ये कोरोना वायरस। वो भी कोरोना वायरस था, ये भी कोरोना वायरस है। ये नोवल कोरोना वायरस जिसको कोविड कहा जाता है,
100 साल के बाद ये त्रासदी आई है, इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हम। इसकी फैलने की गति सबसे ज़्यादा है। अगर इतनी ज़्यादा नहीं फैल रही थी तो फिर इसको पेंडेमिक घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। अस्पतालों पर जंग के बीच एलजी ने एलईडी लगाने का फरमान सुना दिया, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में खाली पड़े बेड के बारे में बताना होगा। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के बाहर और ये आप देख सकते हैं इनका मेन गेट है, लेकिन अभी तक कोई एलईडी स्क्रीन यहाँ पे लगाई नहीं गई हैं। कल ये आदेश थे कि एलईडी स्क्रीन लगाई जाए। वहाँ पे कोविड पेशेंट्स के लिए जो बेड के इंतजाम है अस्पताल के अंदर, कितने बेड्स खाली हैं और टोटल मेडिकल का एक्सपेंस कितना है, ये पूरा एलईडी स्क्रीन्स के बाहर लगाया जाए ताकि पेशेंट्स को कंफ्यूजन ना रहे कि उनको ट्रीटमेंट के प्रोसीजर में कितने पैसे खर्च होंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पे कोई एलईडी स्क्रीन्स नहीं लगी हैं। कोरोना की लड़ाई को मिलकर ही हराया जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तो जनता के साथ सरकारों की भी है। लोग अपना पूरा ख्याल तो रख रहे हैं, लेकिन बीमार पड़ने पर इलाज तो चाहिए। कोरोना की चाल बेलगाम हो रही है, लेकिन अस्पताल के बेड तो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे, यही चिंता की बात है। दिल्ली से दिव्यांशु तोमर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की दहशत के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। आईआईटी मुंबई के 2 प्रोफेसर्स ने एक स्टडी में पाया है कि ज्यादा गर्मी और कम नमी वाले इलाके में कोरोना का फैलाव कम होता है। ऐसे मौसम में खांसने और छींकने निकलने वाले ड्रॉपलेट्स को सूखने में कम वक्त लगता है। दोनों ने दुनिया के 6 शहरों में इसका अध्ययन किया है। हमने पता लगाया कि ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो ड्रॉपलेट थोड़ी देर से ड्राई होगी, तो इसका मतलब वायरस ज्यादा देर तक ड्रॉपलेट के अंदर रह सकता है। अगर तापमान ज्यादा है तो ड्रॉपलेट जल्दी इवापोरेट होगी या ड्राई आउट होगी, तो उसमें वायरस जल्दी खत्म हो सकता है। सरफेस पे अगर सरफेस ऐसी है कि जिस पर ड्रॉपलेट स्प्रेड नहीं हो रही या फैल नहीं रही है, तो उसमें वायरस ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। तो इस तरह से हमने इन पैरामीटर्स को स्टडी किया और इन पैरामीटर्स से फिर हमने पता लगाया कि अगर आपकी सरफेस फोन स्क्रीन है तो उसको जल्दी से क्लीन करना पड़ेगा। अगर जल्दी क्लीन नहीं करोगे तो उसमें कंटामिनेशन और वायरस ज्यादा देर तक रह सकता है और तो उसके लिए इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। जिस तरह से ग्लास को ड्रॉपलेट जल्दी फैलेगी तो उसको इतना जल्दी क्लीन करने की जरूरत नहीं। जो लोग अगर आदमी छींक रहा है या खांस रहा है तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं, मुंह से, नाक से, तो वो ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पे जाके बैठ सकती हैं और अगर दूसरा आदमी उसके कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्शन पहले आदमी से दूसरे आदमी पर पास ऑन हो सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखना, समझना कि ये ड्रॉपलेट जो सरफेस पर हैं वो कितनी देर में ड्राई आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक बार ड्रॉपलेट्स ड्राई आउट हो जाएंगे तो वायरस अगर है भी उसमें पहले आदमी की वजह से तो वो वायरस मर जाएगा। असम के तिनसुकिया में तेल के कुएं में लगी भीषण आग 3 दिन बाद भी काबू में नहीं आ पाई। आग को पूरी तरह से बुझाने में 28 दिन लग सकते हैं। सैकड़ों लोगों को आसपास के गांव से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सेना तक को तैनात करना पड़ा। एक आग ने राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक के माथे पर बल। आग के खतरे की जद में आई सैकड़ों जिंदगियां। एक आग को काबू करने उतारनी पड़ी सेना। असम में तिनसुकिया जिले के बागजन में मंगलवार को ऐसा अमंगल हुआ जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। बागजन में तेल और गैस के कुएं में अचानक उठी लपटों ने पूरे इलाके को दहला दिया। दिल्ली से 2300 से ज्यादा किलोमीटर दूर और असम की राजधानी से 485 किलोमीटर के फासले पर तिनसुकिया में ये तेल का कुआं काफी दिनों से संकेत दे रहा था कि यहाँ सब ठीक नहीं है। यहाँ से लगातार रिसाव हो रहा था। सबसे पहले ड्रोन की ताजा तस्वीरें देखिए जो आग कितनी भीषण है ये बताने के लिए काफी है। तेल के कुएं के आसपास के 50 मीटर से ज्यादा का इलाका पूरी तरह धधक रहा है। खेतों में आग लगी है जबकि कई घर आग से तबाह हो चुके हैं। आग से 3000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम के तिनसुकिया जिले में पिछले 2 दिनों से आग लगी हुई है।
2 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और कई घायल भी हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड के इस इलाके में जब गैस का रिसाव 27 तारीख से हो रहा था, तो क्या सरकार, केंद्र और राज्य सरकार इसकी अनदेखी कर रही थी या किस तरह से इस विफलता को अंजाम भी दे दिया गया? हमारे साथ इस समय आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से इस गूगल मैप के जरिए कि क्या है वो इलाका जहां पर ये आग लगी है। असम का तिनसुकिया जिला अपर असम में पड़ता है। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो इलाका है उसे अपर असम कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि तिनसुकिया का पूरा इलाका जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ये आसपास के इलाके काफी हरियाली वाले हैं। यहाँ पर टी इस्टेट बहुत सारे हैं। 27 मई से इस कुएं से गैस का रिसाव हो रहा था और 3 रोज पहले यहां भीषण आग लग गई। और ये तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये मंगलवार को ठीक उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कुएं से गैस के रिसाव में अचानक बेतरतीब इजाफा हो गया था। इसके कुछ देर बाद ही कुएं से आग की ऊंची लपटें उठने लगी थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह तेल के कुएं के आसपास अफरा तफरी मच गई थी। सारे कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और कुछ इस तरह अफरा तफरी के बीच लोगों को मौके से निकाला गया। लोग इस कदर डरे हुए और बदहवास थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों को आनन फानन में वहां से हटाया गया। इसके बाद 72 घंटे से यह कुआं इसी तरह धधक रहा है। लपटें 2 किलोमीटर दूर तक देखी जा सकती हैं। 3000 लोगों को यहां से हटाना पड़ा है। हालात यही रहे तो हो सकता है कि यहां आसपास के जंगलों में भी आग लग जाए। अच्छी बात यह है कि अब आग को 50 मीटर के दायरे में समेटा गया है। आग से हालात इतने विकट हो गए हैं कि सेना को तैनात करना पड़ा। आज सेना ने आसपास के पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया। सेना ने आग बुझाने के लिए भी अपने साजो सामान के साथ यहां डेरा डाल दिया। सेना के साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी की फायर टीमें लगातार आग बुझाने की कोशिश में लगी हैं। तिनसुकिया से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आग का तांडव इतना ज्यादा है कि हजारों लोगों को 12 राहत शिविरों में ले जाना पड़ा। आग से असम सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हर कोई चिंता में। पीएम मोदी ने भी असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल से बात की और हर मदद का भरोसा दिया। असम के मंत्रियों ने घटनास्थल का दौरा करके राहत का ऐलान भी किया है। राहत की यह मुहिम अभी कई दिन तक चलानी पड़ेगी। देश के सबसे बेहतर संस्थानों के फायर से जूझने वाली टीमें इस वक्त तिनसुकिया के तेल कुएं में लगी आग को बुझाने में लगी हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि आग को बुझाया जाए। आग की त्रासदी इतनी बड़ी है कि केंद्र सरकार भी इस पर नजर रख रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने असम सरकार से बात करके मदद का भरोसा दिया है। पूरी असम सरकार आग को बुझाने के काम पर नजर रख रही है। असम के मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने गुरुवार को घटना स्थल का दौरा किया। 3 दिन बाद भी घटना स्थल से लोगों को निकाल कर लाया जाता रहा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। इस इलाके में 50 घर खाक हो चुके हैं, जबकि कई ऐसे घर तेल के कुएं के आसपास दिखाई पड़े जिनको खतरा हो सकता है। चाय बागान कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या संपत्ति इसका नुकसान हुआ है, ये नुकसान का बारे में डीसी असेसमेंट करेगा और डीसी असेसमेंट करने के बाद जिसका जितना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान ऑयल इंडिया, असम सरकार और भारत सरकार ये जरूर दे देंगे। क्योंकि आज सुबह हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे को फ़ोन में बताया, आज सुबह प्रधानमंत्री का साथ माननीय मुख्यमंत्री का बातचीत हुआ है और प्रधानमंत्री जी ये बोला है कि जितना नुकसान हो ये नुकसान हम जरूर देंगे। असम सरकार ने बेघर हुए लोगों की मदद के लिए फिलहाल 50 लाख की फौरी मदद का ऐलान किया है। ऑयल इंडिया भी हर परिवार को 30,000 रुपए देगी। अब तक करीब 7,000 लोगों को उनके घरों से निकालकर
12 रिलीफ कैंपों पर पहुंचाया गया है। असम के सीएम का भी कहना है कि भारत सरकार से वो लगातार संपर्क में है और प्रभावित लोगों को हर मुमकिन मदद मिलेगी। The experts' view is very clear that they need another 25 to 28 days to control the situation, and I believe with the whatever like support we are getting from the government of India, and particularly this morning I have also like briefed the entire situation to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and he has assured me full support from the government of India. 1 किलोमीटर के दायरे में आग से भारी नुकसान हुआ है। लोगों को अब तक निकाल कर लाया जा रहा है। 2 दमकल कर्मचारियों की मौत हो गई है। अब तक आग बुझाने की सारी कोशिश बेकार गई है। ऐसी त्रासदियों से निपटने में एक्सपर्ट एनडीआरएफ को भी रेस्क्यू मुहिम में काफी मुश्किल आई है। पास में लगी भीषण आग से ऊंचे पारे के बीच रेस्क्यू का काम कितना मुश्किल है, सुनिए एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर से। इसमें डॉल्फिन भी है, बहुत बर्ड्स है, बहुत एक्वाटिक लाइफ है, सब अभी इसमें बहुत ऑयल कंडेंसेट जमा हो रहा है और अगर इधर आग लग जाएगा तो सारा वाटर बॉडी जल जाएगा। पूरा घासलैंड और डिब्रूगढ़ का नेशनल पार्क का सामने ये आपका डीलिंग का जो है इसकी वजह से आपका पूरा पोल्यूशन और गांव लोग का ये दिक्कत हो रहा है जीने के लिए, खाने के लिए। इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। हादसे में कम से कम 30 मकान जल गए हैं। प्रशासन ने अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। स्थानीय लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। हमने अपनी टीम को तुरंत मार्च कराया और मार्च करा के इंसिडेंट साइट पे पहुंचा। इंसिडेंट साइट पे मैंने रेकी किया, देखा और उसके बाद अपने जो हमारे बेस्ट रिस्क्यूअर्स हैं उनको उतारा नदी में और लाइन सर्च करते हुए आगे की तरफ बढ़े। और टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि बगल में ही आग जल रही है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीने निकल रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे जो रेस्क्यूअर्स है वो घबराए नहीं और अपने काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते। ऑयल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के साथ साथ ओएनजीसी के अफसर, भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन के अफसर और विशेषज्ञों की टीम की अब तक की सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। लगता है अब आग बुझने के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक कोशिश यही करनी होगी कि आग और ना फैले। तिनसुकिया से हेमंत कुमार नाथ और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। चंबा में आज एक बड़ी त्रासदी होते होते बची। 4 बच्चे नदी की तेज धार में फंस गए थे। मौके पर लोगों ने देख लिया और इसके बाद दर्जन भर लोगों ने जांबाजी के साथ एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गनीमत रही कि इन बच्चों की जान बचा ली गई। बाढ़ के पानी में अटकी सांसें। चंबा में चला एक रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों ने बचा ली 4 बच्चों की जिंदगी। पानी का ये तेज बहाव किसी को भी डरा सकता है और अगर बात बच्चों की हो तो उनको डरना लाजमी है। देखिए, ये बच्चा पानी की तेज लहरों में फंसा डरा सहमा बैठा है। इन लहरों से जूझकर बाहर आ जाना उसके बस की बात नहीं। बच्चे का ये हाल देखकर कोई भी सहम जाएगा। देखते देखते पानी का स्तर भी बढ़ रहा है। ये नदी भटियात ब्लॉक की है। मूसलाधार बारिश के बाद 4 बच्चे इसकी तेज लहरों के बीच फंस गए थे। 4 बच्चे अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए निकले थे। उनको अंदाजा नहीं था कि पानी का स्तर अचानक बढ़ जाएगा। गनीमत रही कि लोगों ने बच्चों को पानी की तेज धार में फंसे देख लिया। तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया गया। नदी के दोनों छोर पर रस्सी बांधी गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक।